हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो से हम आपका जो भी सिलेबस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं साइंस को, और इसके बीच में अगर कोई और सब्जेक्ट का भी मेरे को मटेरियल मिलेगा और वो इम्पॉर्टेंट लगेगा तो उसकी वीडियो भी मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फॉर्म आपके अप्रैल मई तक आ जाएंगे, तो उससे पहले हमें अपना सिलेबस कवर करना है ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। रही बात नोट्स की, आप मुझे नेक्स्ट संडे तक का टाइम दीजिए, मैं उस पर काम कर रही हूँ और जैसे ही पीडीएफ बन जाता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, अब हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपका फ़िज़िक्स का करेंगे। पिछली बार जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड की गई थी उसमें हमने मिक्स्ड क्वेश्चंस किए थे ना, तो अब हम टॉपिक वाइज लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो मैं आपको करवाऊँगी ही। तो इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर करते हैं आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर मतलब होता है पदार्थ। कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है वो सब पदार्थ हैं। अब पदार्थ में जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं, पदार्थ हैं। जो तकिया हो गया या फिर कोई फल हो गया, वो सब एक मैटर हैं, पदार्थ हैं। मास, द्रव्यमान, मतलब कोई भी वस्तु होती है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो स्थान घेरती है। और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। आपका अगर रिमोट है तो रिमोट एक ठोस अवस्था में होता है। ओके, और जो चाय हो गई, पानी हो गया, वो एक लिक्विड अवस्था में है। तो वही अवस्थाएं यहाँ बताई हुई हैं। तो देखो, पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ओके, अब देखो, सॉलिड के बारे में आपको पता है कि उसकी एक निश्चित आकृति होती है और निश्चित आयतन होता है। वहीं लिक्विड, जो भी चीज़ लिक्विड है उसमें उसका निश्चित आकृति नहीं होती। आप पानी को जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है ना। फिर निश्चित आयतन, किसी भी, देखो अब मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला था तो 1 लीटर पानी इसमें भी जाएगा, है ना। तो उसका आयतन तो सब में सेम होता है, लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। जबकि सॉलिड में क्या है? उसकी आकृति भी निश्चित होती है। नेक्स्ट है गैस। गैस वाले में क्या होता है कि ये गैस अवस्था में है, निश्चित आकृति नहीं होती, क्योंकि गैस को आप किसी भी शेप में डालोगे तो वो उसमें जगह छेक लेगा। नेक्स्ट है अनिश्चित आयतन। इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। आयतन मतलब होता है कि वो कितनी जगह ले रहा है, कितनी जगह कवर कर रहा है। अगर मैंने इस बड़े बर्तन में इसको डाला तो जो इसके गैस के जो कण होते हैं ना, वो उस बड़े एरिया में फैल जाएंगे, तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। वहीं उसको अगर मैं एक छोटे से बर्तन में डालती हूँ तो उसका एरिया कम हो जाएगा। तो इसका जो एरिया होता है, आयतन होता है, वो अनिश्चित होता है। उसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है एक अलग अवस्था होती है, जिसमें आप जो ट्यूबलाइट होती है आपकी, उसके अंदर जो वाइट लाइट होती है वो प्लाज्मा वाली होती है। ये एक तरह के पॉजिटिव नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कनेक्शन से बनती है। तो इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी जो अवस्था है इसको अच्छे से अभी लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया की सारी चीज़ें कणों से मिलकर बनी है। वो कण आपके मैटर, एटम, अणु, परमाणु होते हैं। अब संपीड़ता, संपीड़ता का मतलब होता है कि उस चीज़ को दबा सकना। आप कितना उस चीज़ को दबा सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ ठोस है तो आप उसको कम पिचका सकते हैं, कम दबा सकते हैं। वहीं द्रव है तो ठोस से थोड़ा ज़्यादा उसको दबा सकते हैं, और वहीं गैस है तो आप उसको ज़्यादा दबा सकते हैं। जैसे कि एक बलून है, बलून को आप ज़्यादा पिचका सकते हैं। वहीं अगर आप लेते हैं ठोस में, अगर आप किसी लोहे के बर्तन को लेते हैं तो आप उसको पिचका नहीं पाएंगे, है ना। और द्रव अवस्था में आप एक किसी पन्नी में आप ले लो पानी, और उसको अगर पिचका के देखोगे तो पिचक जाएगा, है ना। तो सबसे कम किसको? ठोस सबसे कम पिचकेगा, द्रव उससे ज़्यादा, और गैस सबसे ज़्यादा। संपीड़ता कहते हैं उसको। फिर होता है विसरण। विसरण मतलब एक दूसरे में किसी चीज़ का घुलना। अब ठोस को आप किसी भी चीज़ से मिक्स करेंगे तो मिलेगा नहीं। जैसे कि अगर ये आपका एक कंटेनर है, इसमें आपने कंचे डाल दिए, कंचे भी एक ठोस अवस्था में है, तो वो क्या आपस में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। फिर होता है ठोस ठोस से अधिक विसरण किस में होगा? द्रव में। द्रव, ये है द्रव। तो द्रव में क्या होगा? अगर आपने नींबू के जूस को पानी में डाला या फिर संतरे के जूस को आपस में मिक्स किया, तो वो क्या होंगे? आपस में मिल जाएंगे। उनके जो कण हैं, बीच में जो गैप है उसमें मिक्स हो जाएंगे। मतलब कि ठोस से ज़्यादा विसरण किस में होगा? द्रव में। और गैस में, गैस में भी अगर आप डिफरेंट गैसेस को मिलाएंगे तो उनके भी
कण, जैसे ये अलग गैस के कण हैं और दूसरा हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये किसी और गैस के कण है, तो ये आपस में जो भी गैप है उसमें को फिल कर देंगे और उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो सबसे कम विसरण किस में होगा? ठोस में, उससे ज़्यादा द्रव में, और सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है? गैस में। ओके, फिर आता है कण से बना सब चीज़, जो कण से बनी सारी चीज़ जो होती है उनमें द्रव्यमान होता है और वो कुछ ना कुछ कंपन करती है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है। ओके, तो अब इसी गतिज ऊर्जा को हम यहाँ पे देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होती है। पहला सॉलिड में वेग कम होता है, क्योंकि सॉलिड में हर चीज़ एकदम, उसमें इतना स्पेस ही नहीं होता कि वो हिल सके, हाँ, इसलिए इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होती है, मूवमेंट इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है। वहीं जब आपका द्रव आता है तो द्रव में क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, इसलिए सॉलिड के कंपैरिजन में इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। वहीं गैस में और ज़्यादा गैप होता है, इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? तो सॉलिड की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो गैस की। अब इसमें यहाँ पे देखो नोट करने हैं कि चीनी पानी में खुद से जल्दी नहीं घुलती। आप देखते हो कि चीनी के जो कण होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे इसमें चीनी है, चीनी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होती है। अब आपने अगर किसी जूस में भी, अपने पानी में अगर चीनी के कण डाल दिया, उसे वैसे छोड़ दिया, तो वो मिक्स नहीं होगा। जब आप उसमें चम्मच से उसे हिलाते हैं तो वो हिलने से उसमें हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो घुल जाती है उसके अंदर। ओके, फिर आता है आपका विसरण। विसरण में क्या है कि पानी में जो O2 घुल जाती है, विसरण होता है एक चीज़ में एक से दूसरे चीज़ों में मिक्स हो जाना। तो जैसे पानी के अंदर O2 मिक्स हो जाती है, वैसे जब हम सांस ले रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सारी गैसेस होती हैं, लेकिन हमारा जो फेफड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ O2 को ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और खून में मिक्स करवाता है। ओके, उसके बाद आता है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? उसका गाढ़ापन, एक तरीके से ले लो आप, कि किसी चीज़ को गाढ़ा करना, कोई चीज़ कितनी गाढ़ी होती है। अगर आप सॉलिड में देखें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसलिए सॉलिड सबसे ज़्यादा गाढ़ा है, सबसे ज़्यादा उसका घनत्व होता है। वहीं द्रव में जो उसके पार्टिकल्स हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए द्रव में उससे कम गाढ़ापन होगा। और वहीं गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस का जो घनत्व है वो सबसे कम होगा। तो अब इसमें आपको पूछेंगे कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो वो सॉलिड की, और सबसे कम किसकी होती है, वो गैस की। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं ये। फिर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है? आपने देखा है कि जो पानी है, जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, और पानी से आप बर्फ़ बना देते हैं, कुछ पानी आपका भाप बन कर उड़ जाता है, तो उन अवस्थाओं को आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हम वाटर के एग्जांपल से ही हम आइस, पानी और भाप ये सब बना के देखते हैं। ओके, और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि गर्म करने पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। आपने खुद देखा होगा जब आप पानी को उबालते हैं तो जब वो खौलने लगता है तो उसमें ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है, या फिर हमने देखा होगा कि जब पानी उबल रहा होता है तो नीचे से पानी ऐसे फ्लो में जा रहा होता है। जैसे कि यहाँ दिखाती हूँ, जब पानी उबल रहा होता है ना, तो यहाँ पे आपका गैस जल रहा है, तो वो पानी ऐसे ऊपर जाके नीचे फिर ऐसे आएगा, यूँ जाके ऐसे आएगा, तो इसमें जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, द्रव का हमने एग्जाम्पल ले लिया है। जो द्रव है वो जब पिघलता है तो क्या, सॉरी, जो ठोस है वो जब पिघलता है तो क्या बनता है? द्रव। और द्रव जब वाष्पीकृत होता है, मतलब गैस में जब बनता है, तो उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। और जब गैस ठोस में बनता है, जब गैस से ठोस बनता है तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं। और वहीं अगर ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो गया, ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं जो कपूर की गोलियां होती हैं, आपने देखा होगा कि वो ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना जो है वो क्या है? ऊर्ध्वपातन है। और जब द्रव ठोस में बदलता है, मतलब कि फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। ओके, तो ये अवस्थाएं आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है और आपसे भी पूछ सकता है।
नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछेगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछेगा आप लोगों से। फिर नेक्स्ट आते हैं आपको कि हम गुप्त ऊष्मा के बारे में जानते हैं। गुप्त ऊष्मा होती है जो छुपी हुई ऊष्मा होती है किसी भी तत्व की, किसी भी चीज़ की। अब यहाँ पे है 0 डिग्री पर, देखो 0 डिग्री से अगर आप किसी चीज़ को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो वो जो आपका 100 डिग्री पर जाके रुक जाता है। पानी को लेते हैं, पानी जो है आपका 0 डिग्री पे आपने उसको गर्म करना स्टार्ट किया और वो 100 डिग्री पर जाके खौलने लग गया। तो आप देखेंगे कि 100 डिग्री पर जाके जो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं रहा है। ये बर्फ़ था, बर्फ़ से ये पिघल गया और 100 डिग्री पर भाप बनकर उड़ने लगा। अब ये 100 डिग्री जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पर ही फिक्स हो गया। ये 101, 102, 103 ऐसे नहीं बढ़ा, बल्कि इसकी जगह वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लग गया। तो अब देखोगे आप कि ये जो सारी मतलब पानी एक टाइम ऐसा आएगा कि इस बर्तन में पानी बचेगा ही नहीं, वो सारा भाप बनकर ऊपर जा चुका होगा। अब आप देखोगे कि काफ़ी देर से जो टेम्परेचर है 100 डिग्री पर ही रुक गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पानी गर्म नहीं हो रहा। पानी गर्म हो रहा है, वो भाप में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इस टाइम पीरियड तक, जब तक सारा पानी भाप में नहीं बन जाता, वो पानी 100 डिग्री पर स्थिर हो गया है, 100 डिग्री के टेम्परेचर पर स्थिर हो गया है। इसका मतलब उसकी जो गुप्त ऊष्मा है वो इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ बोला है कि अवस्था में परिवर्तन के समय तापमान निश्चित रहा, इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, जब तक कि सारा पानी आपका भाप बनकर ऊपर नहीं चला जाता तब तक ये 100 डिग्री पर फिक्स हो गया। इसी को आप क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, जो छुपी हुई ऊष्मा होती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम बॉइलिंग। देखो यहाँ पे उबलना, जब पानी 100 डिग्री पर उबल रहा है उसके बाद इसके जो वेपर्स हैं वो उड़ जाते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसकी गुप्त ऊष्मा, छुपी ऊष्मा। आप देखेंगे कि अगर कोई इंसान भाप से जलता है तो जो नॉर्मल जलने से दर्द होता है उससे ज़्यादा उससे आपको प्रभाव पड़ता है, मतलब वो ज़्यादा डेंजर होता है भाप से जलना। नेक्स्ट है कि गर्मी के दिनों में छत पर पानी छिड़कते हैं और पानी भाप में बदल जाएगा। देखो आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जो छत होती है वो बहुत गर्म हो जाती है। अब उस गर्म छत के टाइम पे आप पानी डालते हैं ना, तो आप देखेंगे कि हल्की सी थोड़ी देर के लिए गर्मी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो पानी भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो छत की जो गर्मी है उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है और भाप बनकर उड़ा रहा है। ये आप ऑब्ज़र्व करिएगा। तो वो क्या है, उसे उस पानी को उड़ाने के लिए गुप्त ऊष्मा चाहिए। उस गुप्त ऊष्मा को क्या करेगा? वो आपकी छत पे जो गर्माहट है उससे लेगा। और जब आपकी छत से वो गर्माहट को ले लेगा तो आपकी छत क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। इसीलिए आप जो है गर्मियों के टाइम में छत को गीला करते हैं सोने से पहले, है ना। फिर है गर्मी में हमें पसीना आता है। गर्मी में हमें पसीना आता है और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब पसीना सूखता है, मतलब हवा से हो गया, तो आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आपके पसीने को एक वाष्पीकृत होने के लिए आपसे गुप्त ऊष्मा चाहिए होती है। वो आपकी बॉडी की जो गर्माहट होता है उसको लेगा। अब आपकी बॉडी की गर्माहट को लिया तो आपको कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। तो वैसे वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब आपकी बॉडी से वो पसीने को भाप में बनने के लिए ऊष्मा निकलेगी तब हमारे बॉडी को ठंडा महसूस होगा और जो पसीना था वो उड़ जाता है भाप बन के। नेक्स्ट है पदार्थों में परिवर्तन 2 तरह से होता है। एक होता है तापमान से, एक होता है प्रेशर से। प्रेशर मतलब कि दबाव डालना, दाब डालना। तापमान से तो मैंने आपको बोल दिया, ठोस द्रव गैस बन जाते हैं, गर्म करते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बताया था ना। उसके बाद प्रेशर से अब कैसे होता है कि एक कंटेनर में अगर आप ठोस लेंगे, दाब डालें तो गैस के कण पास आते हैं, है ना। ठोस है तो ठोस तो ऑलरेडी सॉलिड होता है तो इसमें इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी इसमें दाब डालेंगे तो ये और पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे। गैस में और इससे भी ज़्यादा पास आ जाएंगे और द्रव में भी और पास आ जाएंगे। तो प्रेशर डालने पर, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि एलपीजी जो गैसेस होती हैं, बोला है कि दाब डालें तो गैस के कण पास आ जाएंगे और द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो द्रव के कणों को और हम दाब डालते हैं तो वो ठोस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। आप देखते हैं कि आपके जो सिलेंडर्स होते हैं उसको हिलाने पे लगता है जैसे उसमें पानी हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो गैस है उसको इतना प्रेशराइज़ किया गया है, इतना दाब डाला गया है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, गैस में दाब डालेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है और लिक्विड में दाब डालेंगे तो वो ठोस में भी कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कि मिट्टी के मटके द्वारा पानी का ठंडा किया जाना। मिट्टी के मटके में आपने देखा होगा कि
मिट्टी के जो मटका होता है उसके अंदर हम पानी को रखते हैं तो पानी ठंडा रहता है। वो पानी ठंडा कैसे रहता है उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि इसमें जो छोटे 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 बहुत छेद होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पानी रिस कर बाहर भी आ जाता है मटके से। इन छेदों के द्वारा ही वो पानी बाहर आ जाता है। अब बाहर आ गया और बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, गर्म है। बाहर का इन्वायरमेंट गर्म है तो जो पानी है वो वाष्पीकृत होने की कोशिश करता है। अब मैंने बोला आपको कि उसको वाष्पीकृत होने के लिए क्या चाहिए, गुप्त ऊष्मा चाहिए। वो किससे लेगा, वो गर्मी किससे लेगा, वो मटके के जो बॉडी है ना उससे लेगा, मटके के अंदर के जो पानी है उससे लेगा। तो मटके के पानी के अंदर की जो गर्मी है उसको लेकर ये बाहर का जो पानी है वो उड़ने की कोशिश करेगा। तो जो मटके से जो गर्माहट ली तो मटके के अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ पानी रिसकर भाप में बदलने के लिए उसके लिए मटके से कुछ हीट लेगा, है ना, गुप्त ऊष्मा के थ्रू। इस पानी में जितनी हीट निकलेगी पानी उतना ही ठंडा हो जाता है, इसीलिए जो मटके में का जो पानी होता है वो ठंडा होता है। ओके, अब 2 पेजेस कोशिश करती हूँ कि 20 मिनट में ख़त्म कर दूँ। फिर है हथेली पर आपका जो परफ्यूम होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप अपने हाथ पे परफ्यूम लगाते हैं तो आपको ठंडा लगता है। अब वो क्यों लगता है उसको भी देखते हैं यहाँ पे। क्योंकि लिक्विड है, जो परफ्यूम है लिक्विड है और भाप बनने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है आपके हाथ से। अब जब उड़ने के लिए उसको क्या चाहिए, गुप्त ऊष्मा चाहिए। तो आपकी बॉडी से वो हीट लेगा, आपकी बॉडी से हीट लेगा तो आपकी उस एरिया पर क्या लगेगा, आपको ठंडा लगेगा। तब वहाँ से हीट कम हो जाएगी और आपको ठंडा लगता है। फिर है वाष्पीकरण, एवेपोरेशन। अब देखो, आपने देखा कि वाष्पीकरण 2 तरीके से होता है। एक होता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे आकर जो टेम्परेचर अगर 100 डिग्री पे आ जाता है तो उसके बाद वो उड़ने लगता है ना, भाप बनकर उड़ने लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 100 डिग्री के टेम्परेचर पर आने से पहले भी पानी जो है वाष्पीकृत होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं हम वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। आप देखते हैं कि कपड़े आपके सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि क्या अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पे लेके आएंगे कपड़े को तो जल जाएगा ना। तो उससे पहले ही जो कपड़े, सूर्य है वो कपड़े को सुखाने के लिए उसको वाष्पीकरण कर देते हैं, जो भी पानी होता है उसका। फिर वाटर साइकिल में आप देखते हैं कि उसमें भी पानी वाष्पीकृत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एरिया क्या बता रखा है कि किस किस तरीके से आपका वाष्पीकरण तेज़ हो सकता है। अगर आप एरिया बढ़ा दोगे, अगर कपड़ों को आपने इस रस्सी पर फैला दिया है तो वो जल्दी सूखेगा। वहीं अगर आपने इस रस्सी पर कपड़े को सिकोड़ के रखा है तो उससे टाइम लगेगा। आर्द्रता, अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा आर्द्रता है, जैसे आसपास ही बहुत, जैसे आप देख सकते हैं कि आर्द्रता मतलब होता है कि पानी का मौजूद होना आपके इन्वायरमेंट में। जब आप देखेंगे बरसात के मौसम में कपड़े नहीं सूखते, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट में आसपास भी बहुत सारे पानी के कण होते हैं और आपका जो कपड़ा है उसमें भी पानी के कण है। अब आसपास में ही पानी है तो वो उस पानी को पहले हटाएगा कि आपके कपड़े के पानी को हटाएगा। तो आसपास के इन्वायरमेंट के पानी को हटाने में टाइम लगता है और इसलिए बरसात के टाइम पे आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते। फिर तापमान, अगर गर्मी होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। अब हवा की चाल, अगर हवा भी तेज़ चलेगी तो आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे। फिर प्लाज्मा की जो स्टेट थी, इसमें था कि जब कोई चीज़ बहुत गर्म हो जाती है, मैंने आपको 5 स्टेजेस बताई ना, ये 4th है और नेक्स्ट हम 5 भी पढ़ेंगे। प्लाज्मा में क्या होता है कि जब कोई वस्तु को बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, प्लस माइनस आयन बन जाते हैं। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बादल के रूप में रहता है तो इस स्टेट को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। या मतलब कि गैसेस होती हैं, ये उनका रिएक्शन होता है आपस में। सूर्य तारों में जब हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है, ठीक है, जो सूरज और तारे होते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम बदल रही होती है तो उस नाभिकीय संलयन में बहुत गर्मी से तापमान हाई होता है। तब हीलियम गैस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में पाई जाती है। ओके, तो वो कौन सी स्टेट होती है, प्लाज्मा की। जैसे आप इसको अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं कि CFL, सोडियम का जो लैंप होता है जो पीली रोशनी देता है, इन सब में कौन सी, ये प्लाज्मा वाली गैस होती है। ओके, प्लाज्मा वाली स्टेट होती है। और जो बिजली का कड़कना है वो भी एक प्लाज्मा है। फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें बहुत कम घनत्व वाली गैस को बहुत ठंडा किया जाता है। ओके, इस टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है और इस अवस्था में जो कण होते हैं ना उनका मूवमेंट एकदम बंद हो जाता है, तो इसे ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ओके, तो ये था आपका वीडियो जिसमें मैंने आपको फिज़िक्स का एक जो टॉपिक है वो कवर कराया। इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं नोट्स बना रही हूँ, जिनके MCQs मिलेंगे उनके MCQs दे दूँगी मैं, और जिनके कॉन्सेप्ट मिलेंगे उनके कॉन्सेप्ट दे दूँगी, और MCQ भी वो दूँगी मैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको अच्छे से रट लेना है।
अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो भी उसको आपको याद करना है, क्योंकि आपका मतलब फ़िलहाल है कि आपका पेपर निकल जाए। बाकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। प्रीवियस जो भी वीडियोस डाल रखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले उनको कवर कर लेना, साथ के साथ मैं जो अभी कराती रहूँगी आपको उनको भी करते रहना। ओके, थैंक यू।